चलिए अब आज के बिग मार्केट वर्सेस की कड़ी में दीपन मेहता से चर्चा शुरू करते हैं। दीपन सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। धीरे धीरे जैसे कहते हैं ना, हम अपने इस महल जो कहते हैं ना, मीन रीबिल्डिंग प्रोसेस जो हमारी है उसमें एक एक ईंट रोज जोड़ रहे हैं। क्रूड का हमने लास्ट वीक जब आपसे बात हो रही थी ऑलमोस्ट 125 का लेवल भी देखा, रुपया हमने ऑलमोस्ट 97 के जोन में देखा, बट 2 दिन से रिकवरी है। प्लेसमेंट मार्केट की और बाकी इंडिकेटर्स कंसिडरिंग यूएस बॉन्ड यील्ड्स, रुपी डॉलर इक्वेशन एंड क्रूड, क्या फीलिंग आ रही है कि एटलीस्ट एक रीजनेबल बेस हमने 23,500 पे, 23,400 पे, 23,300 पे क्रिएट करा है क्या? गुड आफ्टरनून। आपके शो पर इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तो ऐसा लग रहा है कि ये एक सॉलिड सपोर्ट लेवल है, लेकिन इसका अजम्पशन ये है कि इवेंचुअली हमारे पास एक पीस डील होगी विद ईरान। इवेंचुअली कोई एक तरीके का अग्रीमेंट बन जाएगा और जो वॉर चल रही है वो समाप्त हो जाएगी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज विल ओपन अप और जो ऑयल के प्राइसेस है विल गो बैक टू नॉर्मलसी मे बी बाय द एंड ऑफ जून और सो। तो ये अजम्पशन अगर टिका है, ये अजम्पशन अगर सच है, तो डेफिनेटली यहाँ से मार्केट धीरे धीरे बिल्ड करेगा एंड कैन गो बैक हायर एंड हायर अप टू इट्स अर्लियर हाइज और काफी अच्छी रिट्रेसमेंट आ सकती है। लेकिन जैसे आप जानते हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप का कहना बहुत मुश्किल है कौन सा स्टेप लेंगे। और अगर ये जो फाइट यहाँ पर चल रही है गल्फ में, अगर वो बढ़ जाती है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और भी ज्यादा बंद हो जाता है और लंबे समय तक और ऑयल प्राइसेस और भी बढ़ जाते हैं, तो देन ऑल बेट्स आर ऑफ द विंडो। तो ये पोजीशन है और इसका जवाब किसी के पास भी नहीं है। आई डाउट इफ प्रेसिडेंट ट्रंप आल्सो हैज आंसर टू दिस थिंग। इसलिए हम यही सोचते हैं, वी आर होपफुल कि ये जो प्रॉब्लम है गल्फ का वो सॉल्व हो जाएगा और धीरे धीरे जो एक्चुअल फंडामेंटल्स है जो कि काफी अच्छे निकले हैं इन दिस फाइनेंशियल ईयर और जिस क्वार्टर में हम जो क्वार्टर के एनालिसिस कर रहे हैं, काफी अच्छे फंडामेंटल्स आए, तो मार्केट सब बिल्डिंग ऑन दीस फंडामेंटल्स। अच्छा दीपक सर, ये अर्निंग सीजन आपका ऑलमोस्ट जा चुका है, हम अंतिम पड़ाव पे हैं इसके। ज़्यादातर बैंक्स, आईटी, ऑटो सब आपके पास है, अब आपके स्क्रीन पे है, पड़े हुए नंबर्स हैं। इस बार किसने आपको पॉजिटिवली सरप्राइज किया और इस अर्निंग सीजन का निचोड़ आपके लिए क्या है? क्या बेटर लग रहा है? कहाँ ग्रोथ प्रोजेक्शंस और मतलब प्राइस और ग्रोथ प्रोजेक्शंस के बीच में आपको राइड करने का मौका नजर आ रहा है इस वक्त? मेरे हिसाब से ये अर्निंग सीजन बहुत ही बढ़िया थी, एक्सेप्ट फॉर लार्ज कैप बैंक्स, एसबीआई, एचडीएफसी, एक्सिस वगैरह, और लार्ज कैप सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनीज और सीमेंट। सीमेंट में भी ज्यादातर खराब आए थे लेकिन कुछ अच्छे नतीजे भी आए थे। इन 3 सेक्टर्स के अलावा अक्रॉस द बोर्ड अर्निंग्स वर गुड, स्ट्रीट के एक्सपेक्टेशन के मुताबिक थी या थोड़े बढ़िया थी। सरप्राइजिंग सेक्टर टू मी मिड कैप फार्मा एंड स्पेशलिटी केमिकल्स। स्पेशलिटी केमिकल में ऐसे कुछ कंपनीज थे जिनके नतीजे अच्छे नहीं आए थे, लेकिन बहुत सारे कंपनीज ऐसे थे जिनके नतीजे मेरे ख्याल से हमारे उम्मीद से कहीं बेहतर आए थे और इनमें कुछ ना कुछ आई थिंक हो रहा है इन टर्म्स ऑफ हायर प्राइस, हायर वॉल्यूम, चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी, अलग अलग रीजंस है। लेकिन स्पेशलिटी केमिकल एज अ सेक्टर एज अ होल आई थिंक डिड वेरी वेल। आप आरती इंडस्ट्रीज के नतीजे देख लीजिए, नवीन फ्लोरिन के विद गुड सेट ऑफ नंबर्स और कई सारी जो छोटी छोटी स्पेशलिटी केमिकल्स कंपनीज थे इनके नतीजे अच्छे आए हैं। और मिड कैप फार्मा आल्सो आई थिंक केम विद डिसेंट सेट ऑफ नंबर्स। वोकार्ट के नंबर्स देख लीजिए, वो भी अच्छे आए थे एंड आई थिंक अ फ्यू अदर्स एज वेल। तो ये जो सरप्राइजिंग फैक्ट्स थे और बाकी अपार्ट फ्रॉम दैट बाय एंड लार्ज जो कॉर्पोरेट अर्निंग सीजन थी बहुत ही बढ़िया थी हमारे हिसाब से। ऑटो इंडस्ट्री ने भी अच्छा प्रदर्शन दिया और जो कंपनियां आर एंगेज इन द इम्पोर्टेंट सेक्टर्स, स्पेशली आत्मनिर्भर भारत की जो इन्वेस्टमेंट थीम में इन्वॉल्व है, उनके तो नतीजे बहुत ही बढ़िया आए। ओके दीपन जी, गुड आफ्टरनून। कई सारे स्पेसेस बताए आपने जहां पर पॉजिटिविटी अर्निंग्स में देखने को मिली है। मेरा सवाल आपसे ये कि आरबीआई की बोर्ड बैठक है, इंपॉर्टेंट इवेंट है मार्केट के लिए, क्या लगता है आपको सर, क्या इस बार भी रिकॉर्ड डिविडेंड का ऐलान होगा और अगर हाँ तो ये किस हद तक मार्केट को सपोर्ट कर सकता है? दीपन देखिए, जिस हिसाब से ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं और गवर्नमेंट को डेफिनेटली दे आर अब्सॉर्बिंग द सब्सिडी, तो अगर आरबीआई का डिविडेंड अच्छा आता है तो जो फिस्कल डेफिसिट पर इतना बड़ा रिस्क है, क्योंकि इस साल का फिस्कल डेफिसिट कैन सर्टेनली गो आउट ऑफ हैंड बिकॉज ऑफ सब्सिडी पेमेंट टू ऑयल मार्केटिंग कंपनी।
तो अगर आरबीआई का डिविडेंड अच्छा आता है तो ये जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा उसके ऊपर गवर्नमेंट को राहत मिल सकती है. सो लेट्स वेट एंड सी. होपफुली इट मे टर्न आउट टू बी अ गुड डेवलपमेंट फॉर द मार्केट. और अच्छा डेवलपमेंट आता है तो जरूर से सेंटिमेंट पर इंप्रूवमेंट आ सकती है, क्योंकि आज की तारीख में अगर हम दबे हुए हैं, मार्केट्स दबा हुआ है, इसकी वजह ये है कि शायद आगे चल के गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पर असर आ सकता है बिकॉज ऑफ हायर सब्सिडी पेमेंट, या फिर इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए आरबीआई और रुपये को बचाने के लिए आरबीआई अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है तो दैट ऑल्सो इज नेगेटिव फॉर द इकोनॉमी. इसलिए अगर कुछ ऐसा अच्छा डिविडेंड मिल जाता है आरबीआई से तो डेफिनेटली ये जो रिस्क फैक्टर्स है, दो रिस्क फैक्टर हमने कहा, वहां पर थोड़ी हमें कंफर्ट मिल सकती है. दीपन जी, कुछ और स्पेसेस पर आपसे बात करना चाहूंगी. ईएमएस स्पेस फोकस में रहा है पिछले कुछ सत्रों से. इनफैक्ट पूरा इस साल, पिछले साल भी हमने डिस्कस किया था. केन्स वायदा का टॉप गेनर बना हुआ है 6.5%. डिक्सन के नतीजे के बाद हमने एक अच्छी रैली देखी. तो ईएमएस स्पेस पर आपका नजरिया क्या है? क्या पॉजिटिव है? आपने हाल फिलहाल में एक्सपोजर बढ़ाया है या फिर बहुत ही स्टॉक्स स्पेसिफिक आप इस पूरे सेक्टर में हो रहे हैं? आई थिंक ईएमएस सेक्टर के लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स अभी भी इंटैक्ट है, लेकिन इन्वेस्टर्स को कभी कभी ऐसा वेकअप कॉल मिल जाता है, क्योंकि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग या कोई भी बिजनेस हो वहां पर अप्स डाउन आते रहते हैं, क्योंकि इट्स नॉट लाइक अ स्ट्रेट लाइन. और एक्सेल में प्रोजेक्ट करना आसान है, लेकिन एट द ग्राउंड लेवल कई बार बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं, और वही हमने देखा है ईएमएस कंपनीज के नतीजे में. लेकिन जो उनका बेसिक यूएसपी, उनकी जो बेसिक पोजिशन है, और जो ओवरऑल जो नेचुरल ट्रेंड है जो कि काफी स्ट्रांग है टू डू मोर एंड मोर आउटसोर्सिंग ऑफ ईएमएस, इसकी वजह से इनके लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स अच्छे, स्टॉक्स आर वैल्यूड अकॉर्डिंगली. और मेरे ख्याल से करेक्शन होने के बाद मैनेजमेंट सिर्फ कम आउट एंड एक्सप्लेनेटरी भी दिए इन आज दीपन जी की दिल की बात पूरी हमें सुना नहीं दे रही आज, है ना. आज साथ नहीं दे रहा है हमारा जिस लाइन पे आप पैच है सर. डॉक्टर साहब, अगर आप एक बार फिर से डिस्कनेक्ट करके जोड़े हैं दीपन जी को तो ज़्यादा सही रहेगा. थोड़ा सा वक्त देते हैं दीपन जी को, 2-3 मिनट का और, क्योंकि अभी लास्ट आपने क्या बोला मेरे को बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आया. मीनवाइल एक बार मैं हल्का सा टेक चेक ले लेता हूँ. निफ्टी अगर आप देखें 23,708 पे अब थोड़ा सा प्रोसीड कर रहा है उस लेवल के नीचे जिसको हमें एटलीस्ट तो होल्ड करना चाहिए था. दैट्स 10 EMA, हम उसको भी होल्ड नहीं कर पा रहे हैं. और अगर आप निफ्टी बैंक को लेके आए, निफ्टी बैंक स्टिल इतना क्रैक नहीं हुआ. तो निफ्टी बैंक इतना क्रैक नहीं हुआ. और इस बैकफुट पे आने के क्रम में अगर आप देखें जो योगदान दिया है ना किसी ने, वो है आईटी स्टॉक्स. 28,909 पे निफ्टी आईटी ऑलमोस्ट प्रोसीडिंग टुवर्ड्स डेरो, दिन के सबसे निचले स्तरों की तरफ जा रहा है. और कहाँ पे कुछ देर पहले जरा सन फार्मा के नंबर्स आए थे, जरा एक बार सन फार्मा रखिएगा स्क्रीन पे. सन फार्मा एक बार रखिएगा स्क्रीन पे. मैं देख रहा था अब करीब 1844 पे नंबर्स खराब थे और अब 1844 पे डे लो पर. खैर, अब एक बार दीपन जी से फिर जुड़ते हैं. दीपन जी, एक दो थीम जो बहुत अच्छा कर रही है उसमें है कैपिटल गुड्स. लीडर इन द पैक एलएनटी, वो नो डाउट अबाउट दैट कि ये इस मिडिल ईस्ट की टेंशन से प्रभावित हुआ. लेकिन अगर आप अदर देन दैट थोड़ा सा ड्रिफ्ट करें नीचे की तरफ, सिमेंस के बाद कमिंस के बाद एबीबी, इवन बीएचएल, आई मीन राइडिंग टुवर्ड्स ऑल टाइम हाई, आपको यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ नजर आ रही है? यहाँ पे आपके पास एमएनसीज और घरेलू कंपनियों का अच्छा ब्लेंड है. आई थिंक दैट ये जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन इक्विपमेंट की जो इंडस्ट्री है उसमें काफी अच्छी फंडामेंटल्स और काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक तो जो पावर जनरेशन हो रहा है दैट इज हैपनिंग इन द थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी, उसकी वजह से बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर. और जो कंपनियां आर इन्वॉल्व इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, स्पेशली एचवीडीसी लाइन, उनके प्रोस्पेक्ट्स बहुत ही बढ़िया, नतीजे भी अच्छे आए. सीमेंस के देखिए या फिर जी वर्नोवा के देखिए, आई थिंक वेरी गुड सेट ऑफ नंबर्स कमिंग थ्रू ओवर देयर. और ये जो कंपनियां हैं आई थिंक दे आर ग्रेट इन्वेस्टमेंट्स आल्सो. हमेशा महंगी रहती है बट जैसे जैसे समय जाता है द वैल्यूएशंस डू नॉट कम डाउन, के पी रेशियोज कम नहीं होते, और जो रिटर्न हमें देखने को मिलते हैं दे आर मोर और लेस इन लाइन विद द प्रॉफिट ग्रोथ. उसके अलावा आई थिंक दैट इन द एंटायर स्पेस ऑफ कैपिटल गुड्स अभी भी जितने भी नतीजे आए थे फ्रॉम द सोलर इक्विपमेंट एंड द विंड इक्विपमेंट, मेरे ख्याल से नतीजे अच्छे आए थे. अर्निंग विजिबिलिटी भी काफी अच्छी है, एक्सपोर्ट प्रोस्पेक्ट्स भी है.
इसलिए आई वुड थिंक दैट दैट कुड बी स्टिल रिमेनिंग अ वेरी आउट परफॉर्मिंग सेक्टर। लेकिन फिर भी ये जो कैपिटल गुड्स है वहां पर जरूर से इन्वेस्टर्स को ओवरवेट रहना चाहिए। और जहां जहां कंपनीज की जो ऑर्डर बुक पोजीशन बहुत ही स्ट्रांग है, जैसे कि बेल देख लीजिए, आई थिंक आई वाज जस्ट चेकिंग, उसकी जो ऑर्डर बुक पोजीशन इज अबाउट 7 to 8 टाइम्स ट्रेलिंग 12 मंथ। मैंने उनकी अर्निंग विजिबिलिटी इतनी बढ़िया है कि दिस कंपनी कैन ग्रो एट 25-30% फॉर नेक्स्ट 3-4 years or so. So these are the companies that I think investors should look at. आप अब ले लीजिए, करेक्शन में लीजिए, दैट्स अप टू यू। लेकिन यहाँ पर अर्निंग्स विजिबिलिटी अच्छी है और अर्निंग्स की ग्रोथ भी काफी अच्छी आ सकती है। अच्छा दीपन जी, मेरा प्रश्न आखिरी पॉसिबली आपसे, आप हमेशा पीएसयू बैंक्स में की तरफ आपका झुकाव रहा है। एसबीआई ने जो किया इस बार, और मोस्ट स्पेशली जिस ट्रेजेक्ट्री में इनके मार्जिन्स रहे, आपको थोड़ा सेटबैक महसूस हुआ क्या? और क्या 27 के लिए, जहां पे इन्फ्लेशन की ट्रेजेक्ट्री ऑल्दो अभी तो आरबीआई के कंफर्ट जोन में है, बट लेटर सूनर अगर गई बाहर, आरबीआई को रेट हाइक लेना पड़ा, ऐसे में क्या 3% से नीचे की एनआईएम्स की ट्रेजेक्ट्री, उसमें आप एसबीआई पर क्या व्यू रखेंगे और इवन पीएसयू बैंक्स पे क्या व्यू रखेंगे उस सूरत हाल में? देखिए वीरेंद्र, आई थिंक पूरी बैंकिंग सेक्टर एक रेड ओशन बन गई है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है और इस टाइप के नेट इंटरेस्ट मार्जिन सस्टेनेबल नहीं है। बहुत सारा कंपटीशन भी है विद इन द इंडस्ट्री, एनबीएफसी से भी कंपटीशन आ रहा है और न्यू जनरेशन फिनटेक लेंडर से भी कंपटीशन आ रहा है। और मेरे ख्याल से इस सेक्टर में अब इन्वेस्टर्स को बहुत ही सिलेक्टिव हो जाना चाहिए, या थोड़ा अगर आपके पास साहस है तो शायद निकल भी जाना चाहिए, एसबीआई इंक्लूडेड। और मेरे ख्याल से जो हमने बहुत ही बढ़िया नतीजे देखे थे फॉर द पीएसयू बैंक्स, आई थिंक दैट आल्सो विल पीटर आउट ओवर द नेक्स्ट 3-4 क्वार्टर्स और सो। इसलिए थोड़ा आपको सावधान हो जाना चाहिए ऑन द एंटायर बैंकिंग सेक्टर। अगर जो पूरी लेंडिंग इंडस्ट्री है वहां पर आपको एक्सपोजर चाहिए, आई वुड गो फॉर मल्टी प्रोडक्ट एनबीएफसी, बजाज फाइनेंस, एल&टी फाइनेंस, पूनावाला फाइनेंस, चोलामंडलम, टाटा कैपिटल, एचडीबी। आई थिंक दीज आर द कंपनीज विच आई वुड लाइक टू राइड व्हेन इट कम्स टू द लेंडिंग स्पेस। बैंक्स में थोड़ा मैं कंजर्वेटिव बनना चाहता हूँ। कुछ एक्सेप्शंस है, यूजुअल डिस्क्लोजर वीएनआर क्लाइंट्स आर इन्वेस्टेड, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, आई थिंक उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहाँ पर थोड़े नतीजे अच्छे आ सकते हैं उनका मैनेजमेंट की वजह से, या फिर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स इन टर्म्स ऑफ रनवे फॉर ग्रोथ। बट अदर देन दैट मैं बैंक्स पर थोड़ा कॉशियस बनना चाहता हूँ। बैंक्स पर आपका सतर्क नजरिया। लेकिन दीपन जी, मेरा सवाल, आज एक्चुअली 2 काउंटर्स देखे हमने जहां पर स्ट्रेंथ देखी थी, होनासा और नायका। ये जो स्टॉक्स हैं, ये ब्यूटी और स्किन केयर प्रोडक्ट्स और फैशन स्पेस में, ये दोनों स्टॉक्स के नंबर्स काफ़ी अच्छे आए थे और स्ट्रीट ने रिवॉर्ड भी किया। तो ये न्यू एज स्टॉक में इन दोनों स्पेसेस को, इन दोनों काउंटर्स को लेकर क्या नजरिया बन रहा है आपका? देखिए, वीरेंद्र ने कहा था अर्निंग सीजन के बारे में कि एंड आई सेड कि सभी नतीजे अच्छे आए थे, और मैंने बैंक्स कहा था, लार्ज कैप बैंक्स वाज नेगेटिव एंड आई सेड लार्ज कैप सॉफ्टवेयर। आप एफएमसीजी को भी ऐड कर सकते हैं, वेदर इट्स एचयूएल, इमामी, गोदरेज, डाबर, एक्सेप्ट फॉर नेस्ले आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड विद एफएमसीजी आल्सो। एफएमसीजी आई थिंक एक स्ट्रक्चरली स्लो इंडस्ट्री हो गई है। लेकिन ये जो 2 कंपनी आपने कही, होनासा और नाइका एफएसएन, आई थिंक ये जो 2 कंपनियां हैं, आई थिंक दे आर द न्यू जनरेशन एफएमसीजी कंपनीज। और ये जो उनके जो प्रोडक्ट्स है, स्पेशली ब्यूटी एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, वहां पर अभी भी काफी अंडर पेनिट्रेशन है, ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं। तो इन्वेस्टर्स को शायद गेट आउट ऑफ द ओल्ड एफएमसीजी कंपनी जो कि साबुन, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल वगैरह बनाती है, एंड गो इनटू दीज न्यू जनरेशन कंपनीज जो कि जनरेशन जी हो, they are adopting and they are using their products. So very positive on both FSN and Honasa. वैल्यूएशंस महंगे हैं, बट ऐसे ही नतीजे आते रहेंगे, 25-30% की ग्रोथ आती रहेगी। और फिर 3-4 साल में आप देखेंगे कि इनकी साइज इतनी बड़ी हो गई है और फिर भी उनको अच्छी ग्रोथ रेट्स मिल रही है बिकॉज ऑफ इंडिया पॉपुलेशन एंड राइजिंग वेल्थ इफेक्ट। सो विद म्यूचुअल डिस्क्लोजर, दोनों कंपनीज पर व्यू हमारा पॉजिटिव है। ओके, दोनों कंपनीज पर पॉजिटिव है व्यू आपका। बहुत शुक्रिया दीपन जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। इतनी कठिनाई हुई आपसे बात करने में आज, क्योंकि नेटवर्क उतना दुरुस्त था नहीं, लेकिन फिर भी आप जुड़े और सभी सवालों के जवाब दिए। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए।